लेखन कला और शहरी जीवन। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि लेखन कला और शहरी जीवन का उदय कौन से देश में हुआ। ये सबसे पहले आई कौन से देश में, मेसोपोटामिया, मेसोपलसपोटामिया। ये दो शब्दों के मेल से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा है जैसे दोआब, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र या दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया एक ऐसा क्षेत्र था जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। ये उपजाऊ क्षेत्र था। आज वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है वो एशिया का एक देश है, इराक, उस नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको हम इराक की सभ्यता भी कह सकते हैं। इराक की सभ्यता भी कह सकते हैं। इराक का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले नगरों का उदय हुआ, नगरों का विकास हुआ। और किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में जब नगर विकसित होते हैं उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ा कारण होता है, सबसे पहला रीजन क्या है कि सरकार केंद्रित होंगे या सत्ता केंद्रित होंगे ये शहर, सत्ता केंद्रित। दूसरा व्यापार केंद्रित। तीसरा मंदिर या पर्यटन क्षेत्र जो होता है उसके लिए केंद्रित, या हम इनको कहें कि धर्म केंद्रित या धार्मिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्रित। इसमें हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में नगरों का विकास किस कारण हुआ, सत्ता केंद्रित होने के कारण, कि भाई इन प्रदेशों में या तो ये राजधानी नगर रहे होंगे, एक बात। दूसरा या राजा का निवास स्थल रहा होगा इस कारण। या फिर दूसरा इसमें हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया के नगरों का विकास किस रीजन से हुआ होगा, तो व्यापार केंद्रित, कि भाई व्यापार के कारण हुआ होगा। तीसरा कि भाई यहाँ कोई बहुत बड़ा धर्म का क्षेत्र रहा होगा, लोग घूमने के लिए यहाँ आते होंगे और लोगों की आस्था का केंद्र बनने के कारण यहाँ या तो कोई उत्सव मनाए जाते होंगे या कोई मेले लगते होंगे, या ये एक प्रकार की पहचान की व्यवस्था रही होगी कि उनकी आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र रहे होंगे, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध नगर बन चुके होंगे। अब रही बात नगरों के विकास की कि भाई नगर कौन कौन से थे, तो हम मेसोपोटामिया में देखते हैं कि तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, उर, उरूक और मारी। अब इसमें देखते हैं, एक होता है जैसे बेबीलोन, एक क्षेत्र का नाम है बेबीलोन, जो बाद में बेबीलोनिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में। एक क्षेत्र में मेसोपोटामिया के बेबीलोनिया प्रदेश बन गया, एक साइड में इनके असीरिया बन गया। इसी तरीके से सुमेरियन या सुमेर की सभ्यता या सुमेरियन, ये इनकी सबसे प्राचीन भाषा थी। अब आते हैं इसमें कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी रही होंगी।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दशा। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक दशा थी वो इसको और भी महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि इसके क्षेत्र में दो नदियां बहती हैं, दजला और फरात। ये दोनों इंपॉर्टेंट नदियां थी, ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती थी, उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती थी। तो इस क्षेत्र में इसके भाग में बड़े बड़े झरने, उच्च भूमि, ये उत्तर में थे। दक्षिण का भाग उपजाऊ था, लेकिन यह रेगिस्तानी भी था। ये रेगिस्तान से भी जुड़ा हुआ प्रदेश था। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि मेसोपोटामिया में भौगोलिक दशा ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेसोपोटामिया में व्यापार क्या रहा होगा। मेसोपोटामिया एक संपन्न सभ्यता थी, संपन्न सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था वो आर्थिक रूप से काफी उच्च था, लेकिन यहाँ जो मेसोपोटामिया में खनिज की मात्रा थी, या जो खनिज का बहुत बड़े लेवल पर इतना प्रभाव नहीं था। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के व्यापार की, कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ साथ और दूसरी सभ्यता भी संसार में पनप रही थी। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, समकालीन सभ्यता थी। यहां इनके जो व्यापारी थे वो हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, मिस्र की सभ्यता के साथ या दूसरी जो सभ्यताएं हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यहां शहरी के अंदर सबसे अधिक शहरी जीवन मेसोपोटामिया सभ्यता में आरंभ हुआ है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीज, जो सिटी हैं वो मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। सबसे पहले सिटी अगर कहीं स्थापित हुई है तो वो मेसोपोटामिया में ही हुई है, कि शहरी के अंदर। और सिटी जो शब्द है वो सिवितास से निकला है, सिवितास से निकला है मेसोपोटामिया में। अब हमने पढ़ा कि दजला और फरात के साथ था, उपजाऊ मिट्टी थी, हड़प्पा सभ्यता के साथ था, सुमेरियन में था। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है धार्मिक आस्था का, कि मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामिया में जो उरूक और मारी, इनमें देवी देवता कौन थे? तो उर जो इंपॉर्टेंट है, उर ये चंद्र देवता समझा जाता था, उर को चंद्र देवता माना जाता था। इनाना ये युद्ध और प्रेम की देवी थी। इनाना को युद्ध और प्रेम की देवी समझी जाती थी या समझा जाता था। अब हम देखते हैं कि उनकी धार्मिक आस्थाएं किस प्रकार की थी। जब हम अगली क्लास में जब कोई चीजें पढ़ेंगे तो हम इसका तुलनात्मक 1 या 2 नंबर में करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की जो गलियां थी, मेसोपोटामिया का हमने शहरी जीवन पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका गृह स्थापत्य क्या था। यहां एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें जो गलियां थी वो बहुत पतली थी, सिकुड़ी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति या अपना साधन लेकर के अंदर की तरफ नहीं जा सकता था। इसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि इनमें माल ढोने के लिए गधों का प्रयोग किया जाता था। गधे बोरे लेकर के और उन गलियों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरत का सामान जो है वो घरों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और इनके घरों की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इनके घर नीचे थे, ज्यादा दुबके हुए से थे। तो
शहरी जीवन भले ही इसमें आया, लेकिन इनका गृह स्थापत्य इतना उन्नत नहीं था। लेकिन इन्होंने जो बड़े बड़े महल बनवाए या दुनिया को एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल सेट दिया, उसमें सबसे ज्यादा इनका योगदान है कि भाई मेसोपोटामिया को आधुनिक विश्व की क्या देन है। तो इसमें इन्होंने गणित में दिया हमें। दूसरा, इन्होंने हमें खगोल विद्या में दिया। अब खगोल विज्ञान है, इसके बारे में सब जानते हैं कि पृथ्वी से बाहरी आवरण के बारे में जो जानकारी है वो खगोल की है। चाहे वो हमें दिन रात के बारे में बताया हो, या गणना के बारे में बताया हो, या हमें जिस प्रकार से आज हम समाज में देखते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, घंटे 24 घंटे में एक दिन होता है। इसी प्रकार के जो सारे के सारे विचार हैं वो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई गणित में हमें इन्होंने ज्ञान दे दिया, खगोल में दे दिया। ये मेसोपोटामिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमें इनके बारे में यहां से जानकारी मिलती है। बट मेसोपोटामिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट है मारिका जिर्मिलियम का महल, और दूसरा है अब लेखन कला। तो सबसे पहले हम अगर मारी के राजमहल की बात करें तो मारी का राजमहल 2.4 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल राजमहल, जिसमें 260 के आसपास, लगभग 260 के आसपास कमरे। कहते हैं कि सीरिया का जो छोटा राजा था वो भी इस महल को देखने के लिए आता था। खाने पीने की वस्तुएं उसमें बहुत बड़े लेवल पर, विस्तृत लेवल पर एक इस प्रकार से सजावट की जाती थी कि वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती थी। ये अलग बात है कि इतिहास में उसका इतना बड़ा योगदान नहीं है, इतिहास में उसको इतने बड़े योगदान से नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तब हमें मारी के राजमहल की जो बनावट है उसके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अब हम आते हैं लेखन कला में। अब सबसे बड़ी बात है कि मेसोपोटामिया के लोग लेखन क्यों करते होंगे, कि उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो लेखन का कार्य करते थे। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि मेसोपोटामिया के लोग पट्टियों पर लिखते थे। गिल्ली जो मिट्टी होती है वो पट्टिकाएं बना करके उस पर लिखते थे, और वो पट्टिकाओं को जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होता था। इसमें एक कहावत थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की एक महत्वपूर्ण कहावत है कि जो पट्टिकाओं को पढ़ने में सफल होगा वो सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश की तरह चमकेगा। तो ये सबसे पहले पट्टिकाओं में लिखते थे। पट्टिकाएं गिल्ली मिट्टी से तख्तियों पर लिखी जाती थी। जो इनकी लेखन कला थी या लिपि थी वो कीलाकार थी। कीलाकार लिपि, जिसको क्यूनियर फॉर्म, इसका अर्थ होता है हुट्टी के आकार की। जो ये लिपि है, लेखन कला, वो हुट्टी के आकार की थी। इस लेखन कला में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण महाकाव्य, अब बात आती है कि इनकी किस प्रकार की पुस्तकें रही या किस प्रकार के इनके महाकाव्य रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पट्टिकाओं पर जो लिखता था उसको निपुण माना जाता था। पट्टिकाओं पर जो व्यक्ति इनको सुखा करके एक लंबे समय तक, एक सबसे बड़ी इसमें कमजोरी थी कि इनको जो लेखन का कार्य करता था या जो महाकाव्य लिखता था या पुस्तकों का लेखन कार्य करता था, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि ये एक जटिल प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को समझने में बहुत ज्यादा समय लगता था। समय के कारण मेसोपोटामिया में इतनी ज्यादा रचनाएं हमें नहीं मिली हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में किस प्रकार से लोगों का रहन सहन था, रहन सहन, वेशभूषा या खान पान। तो हम सबसे पहले मेसोपोटामिया में खान पान के बारे में देखेंगे। खान पान के बारे में मेसोपोटामिया के लोग खजूर, सबसे ज्यादा क्या खाते थे? खजूर। खजूर एक उस भौगोलिक परिस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट पौधा समझा जाता था या इस प्रकार का खाद्यान्न समझा जाता था कि उधर सबसे ज्यादा खजूर होते थे।